वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस में। आज हम लोग BHU B.Ed एग्जामिनेशन 2022 में जो हम लोग का सेक्शन ए चल रहा है, सेक्शन ए की सीरीज, आज हम लोग 20 सेशन को यहाँ पे शुरू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपने सेशन को। प्रश्न नंबर 1 आपके स्क्रीन के सामने कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है कि आधुनिक शिक्षा का जो वास्तविक लक्ष्य हो सकता है वह क्या होना चाहिए। बालक में उत्तम आदतों का निर्माण करना, या फिर उपाधियों का संकलन, या फिर जीवन यापन का प्रशिक्षण करना, या फिर पूर्वगामी महापुरुषों का आगमन करना। तो यहाँ पे जो उचित अगर हम आंसर बोलें कि आधुनिक जो हमारा मॉडर्न एजुकेशन है, इसका रियल जो एम है वह आपका जो होता है वह बालकों में, ठीक है, जो हमारे स्टूडेंट हैं उनमें उत्तम आदतों का निर्माण करना ही ये सबसे उपयुक्त आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दिया हुआ है कि आधुनिक शिक्षा दर्शन में विद्यालयों का आदर्श स्वरूप है, वे क्या स्वरूप हैं। युवकों की आकांक्षाओं की असंतुष्टि में सहायक होना, भावी समाज की रूपरेखा तैयार करना, विशेषज्ञों के अनुरूप शिक्षण प्रणाली अपनाना, या फिर सामाजिक संगठनों के प्रति रूप में कार्य करना। कौन सा ऑप्शन जो होगा आपका सही होगा। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे जो 2 दिया है, इसके लिए जो सही और उचित आंसर होगा यह है कि युवकों की जो आकांक्षाएं उनकी संतुष्टि में सहायक होना, यही आधुनिक शिक्षा दर्शन में विद्यालयों का आदर्श स्वरूप होना चाहिए। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है कि किसी विद्यालय में प्रजातांत्रिक मूल्यों के संरक्षण की कसौटी होगी। क्या कसौटी होगी। छात्रों के अभियोग्यताओं रुचियों का विकास, या फिर छात्रों की ज्ञान संबंधी आवश्यकताओं की संतुष्टि, या छात्रों के सामाजिक विकास की पूर्ति, या उपरोक्त सभी की पूर्ति एवं संतुष्टि। यहाँ पे कौन सा आंसर जो होगा आपका सही होना चाहिए। तो प्रश्न नंबर 3 के लिए अगर हम बात करें कि जो सही आंसर होगा वह आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त जो है वह सभी की सभी क्या हैं, किसी भी विद्यालय में प्रजातांत्रिक मूल्यों के संरक्षण की कसौटी पर खरे उतरते हैं। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है कि प्रजातांत्रिक शिक्षा पद्धति की बुनियादी विशेषताएं क्या हैं। छात्रों को मत के आधार पर निर्णय देने की स्वतंत्रता प्रदान करना, या छात्रों को व्यक्तिगत कल्याण की भावना से स्वतंत्र निर्माण की क्षमता का विकास करना, या फिर समूह नेता के कहने के अनुरूप कार्य करना, या ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है कि समूह के सभी क्रियाकलापों का समन्वयीकरण करना। तो प्रश्न नंबर 4 का जो सही आंसर होगा वह ये होगा कि छात्रों को मत के आधार पर निर्णय देने की स्वतंत्रता प्रदान करना ही प्रजातांत्रिक शिक्षा पद्धति की बुनियादी विशेषता होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है कि समन्वित व्यक्तिगत विकास का अर्थ क्या होता है। सबसे मिलजुल कर सहयोग करके कार्य करना, या फिर वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाए रखना, या फिर व्यक्ति के ज्ञान चिंतन और क्रियाओं में से किसी ऐसे तालमेल बिठाना जिससे कि कार्य का निष्पादन सफलतापूर्वक किया जा सके, या फिर उसका सभी सहकर्मियों से संतुलित व्यवहार करना। तो प्रश्न नंबर 5 का सही आंसर होगा सी, यानी कि व्यक्ति के ज्ञान चिंतन और क्रियाओं में से किसी एक ऐसा तालमेल हो जिससे कि कार्य का निष्पादन सफलतापूर्वक किया जा सके। बालक के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक क्या है। धार्मिक शिक्षा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक ज्ञान, या फिर खेलकूद। तो प्रश्न नंबर 6 का जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है वह सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है, पाठ्यक्रम को अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है स्थानीय जानकारी द्वारा, भारत के इतिहास द्वारा, भारत के भौगोलिक ज्ञान द्वारा, या फिर भारतीय संस्कृति ज्ञान द्वारा। किसके द्वारा इसको उपयोगी बनाया जा सकता है। तो प्रश्न नंबर 7 का जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारतीय संस्कृति के ज्ञान द्वारा। प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है कि शिक्षा के लिए उपयुक्त क्या है। वर्तमान परीक्षा पद्धति, सब पुस्तक परीक्षा पद्धति, या फिर सेमेस्टर पद्धति, या फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र पद्धति, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। तो प्रश्न नंबर 8 के लिए सही आंसर होगा सेमेस्टर पद्धति, यानी कि जैसा कि आप लोग देख भी रहे हैं वर्तमान समय में सारे जो एग्जाम होते चाहे वो यूजी हो पीजी हो, सभी के एग्जाम क्या हो रहे हैं, सेमेस्टर वाइज हो रहे हैं, ताकि प्रत्येक 6 माह पे उनका जो हमारे बच्चे हैं, यानी कि चाहे वह आपके स्कूल में हो या फिर आप कह सकते हैं कि हमारे कॉलेज में हो, तो उनका मूल्यांकन बहुत ही अच्छे तरीके से हो सके और कम समय में हो सके, तो इसीलिए सेमेस्टर प्रणाली अपनाई जा रही है। प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है कि आपकी शिक्षा सफल होती है यदि उससे आपके सम्मान में वृद्धि होती है, उससे आपको आत्मसंतोष प्राप्त होता है, उससे दूसरों को भी लाभ मिलता है, उससे आपको नौकरी प्राप्त होती है। तो प्रश्न नंबर 9 के लिए जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उससे आपको आत्मसंतोष प्राप्त हो। यानी कि अगर आपका एजुकेशन अगर आपको सफल बनता है, यानी आपको लगता है कि आपकी शिक्षा जो है सफल है, तो वह तभी सफल होगी जब आपको आत्मसंतोष होगा। प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है कि मान लीजिए कि आप अपने क्षेत्र में सबसे अधिक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं
और आप सर्वाधिक बल देंगे कि शिक्षा के मूलभूत सिद्धांतों के प्रचार प्रसार पर, या फिर अधिक से अधिक लोगों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेंगे, या फिर शिक्षा के विभिन्न आयामों पर शोध करेंगे, या फिर शिक्षा के महत्व पर संगोष्ठियां आयोजित करेंगे? क्या करने वाले हैं आप? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह सही होगा कि अधिक से अधिक लोगों को शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रेरित करेंगे आप। प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया। जैसा कि आपको पता है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो कि पहले स्टेट यूनिवर्सिटी थी, तो इसे कब सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है 2000, ऑप्शन नंबर बी दिया है 2001, 2002 या फिर 2003। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2003 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ। और आपको बताना है ये आप लेके प्रश्न है, जैसा कि मैंने यहाँ पे पिछले सेशन में कहा था कि आपको डेली एक प्रश्न दिया जाएगा। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है, ठीक है, वह कौन सा राज्य है, स्टेट आपको बताना है कि ये कहाँ पर है, ठीक है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 12 दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत परिषद का गठन कब किया गया। 28 फरवरी 2001 में, 28 फरवरी 2002 में, 28 फरवरी 2003 में या फिर 28 फरवरी 2004 को। तो इसका सही आंसर होगा आपका 28 फरवरी 2001 को इसका क्या कहते हैं गठन किया गया था। अब आपको बताना है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत परिषद का जो गठन हुआ था वो 2001 में हुआ था। तो इसका जो मुख्यालय कह सकते हैं वह मुख्यालय कहाँ पर है ये आपको बताना है, ठीक है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है कि राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया था, यानी कि व्हेन वाज द नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन्स एजुकेशन फॉर्म्ड। 1951 को, 1955 को, 1959 को, 1961 को, किस में किया गया था। तो प्रश्न नंबर 13 का जो सही आंसर होगा सी ऑप्शन से होगा, 1959 को इसका गठन किया गया था। प्रश्न नंबर 14 दिया हुआ है कि हिंदी शिक्षा समिति का गठन कब किया गया था। 1951, 1955, 1959 या फिर 1961 में। तो सही आंसर होगा 1951 में ही क्या किया गया था, हिंदी शिक्षा समिति का गठन किया गया था। प्रश्न नंबर यहाँ पे 15 दिया हुआ है और इस 15 वाले प्रश्नों को आपको ध्यानपूर्वक आपको करना है, क्योंकि ये जो प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है, यह प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है सीरीज से। किसे पूछा गया आपसे, सीरीज वाले टॉपिक से आपसे यह प्रश्न पूछा गया है। तो सीरीज में उम्मीद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए गए। ये जो आपका फिगर बना हुआ है एक किसी भी ये कीट का बना हुआ है, ठीक है। मान लीजिए किसी पक्षी का बना हुआ है, कोई कीट का बना हुआ है ये। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो पंख इसके हैं, ये इसके पंख हैं, ठीक है, ये पंख है ना। अब यहाँ पे देखिए कि इन पंखों में राइट और लेफ्ट साइड में कितने पंख हैं, ठीक है, राइट और लेफ्ट साइड में कितने पंख हैं। यहाँ पे देखिए 1, 2 और 3, इसमें 3 पंख है, इसमें कितने हैं 1, 2, 3 और 4। देखिए यहाँ इस तरफ यानी लेफ्ट साइड में 3 है और राइट साइड में कितने हैं 4 हैं, ठीक है। अब फिर हम यहाँ पे देखते हैं लेफ्ट साइड में 1, 2, 3, 4, यानी कि लेफ्ट साइड में कितने हो गए 4 हो गए, राइट साइड में 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 4 के 4 ही हैं, ठीक है, 4 के 4 ही हैं। फिर यहाँ पे देखते हैं 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो यहाँ पे जो पंख हो रहे हैं वो आपके क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, है ना, क्या हो रहे हैं आपके, बढ़ रहे हैं। 1, 2, 3, 4 और 5, इसमें 5 हो गए। तो अब ये देखिए कि यहाँ पे 3, 4, 5 इस प्रकार से आपके पंख जो हैं वो बढ़ रहे हैं। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पे 4, 5, 6 रहेगा, तो अगला जो होगा वह किसमें होगा, 6, 5 होगा ना। सभी में क्या होना चाहिए, चौथी आकृति में क्या होना चाहिए कि दोनों में ही 5-5 पंख होना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें 3-3 है, ठीक है। कहने का तात्पर्य है कि एक बार क्या हो रहा है कि इस आकृति में लेफ्ट साइड में पंख बढ़ रहे हैं और एक बार राइट साइड में। उसी प्रकार से हम देखेंगे कि किसमें अब लेफ्ट साइड में बढ़ेगा। तो लेफ्ट साइड में जो पंख बढ़ेंगे वो आपको बढ़ेंगे इसमें सी वाले ऑप्शन में दिखाई देंगे, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका सही होगा। प्रश्न नंबर 16 जो दिया हुआ है ये आपका एनोलॉजी टेस्ट से है, ठीक है। कैसे, आपका एनोलॉजी से है। अब एनोलॉजी से प्रश्न आपको आता है तो क्या होता है कि 2 चीज़ें आपस में मिलती हैं, ठीक है, 2 चीज़ें मिलती हैं, फिर आखिरी की 2 चीज़ें आपस में मिलती हैं। तो जब देखेंगे हम यहाँ पे पहली जो आकृति यहाँ पे दिख रहे हैं कि इसमें ये आपका जो दिया हुआ है गोला दिया हुआ है और ये आपका ट्रायंगल बना हुआ है। बस इस ट्रायंगल को उलट दिया है, लेकिन जो गोला हुआ है इसको, सर्कल जो बना हुआ है उसको जस्ट जैसा है उसी प्रकार से इसको रखा हुआ है, कोई चेंजेस नहीं किया है ना। तो हम सेम इसमें करेंगे कि जो ये सर्कल बना हुआ है, ठीक है, ये जो सर्कल बना हुआ है इस सर्कल को भी हम ऐसे ही रहने देंगे। बस ये जो आकृति आपकी 9 प्रकार की आकृति बनाई गई ना, इसको हम उलट देंगे। तो जब हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा उलट करेंगे तो ये आपका जो आकृति होगा, ठीक है, ये आकृति जो होगा ये वाला आपका ये नीचे आ जाएगा। तो नीचे किस में आ रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका सही होगा, ठीक है। इसलिए ए ऑप्शन को हम लोग यहाँ पे टिक करेंगे।
प्रश्न नंबर 17 जो दिया हुआ है आपका क्लासिफिकेशन से प्रश्न पूछा गया, ठीक है। किससे प्रश्न पूछा गया है? क्लासिफिकेशन से आपका यह प्रश्न पूछा गया है। तो जब हम क्लासिफिकेशन को देखेंगे तो किस प्रकार से यह आपका आकृति बन रहा है, ये आपका एक आकृति बन गया, ठीक है। अब इस आकृति में देखिए कि सेम टू सेम क्या इससे आकृति बन रही है, तो ये देखिए ए, सी और डी, ये सेम टू सेम एक ही तरह की आकृति है, कुछ अंतर नहीं है इसमें। केवल और केवल डी बी वाले में भी आकृति देखिए वही सब कुछ सेम है। ये आपका 2 लाइन भी नीचे है, ठीक है, इसमें भी लाइन है, इसमें भी लाइन है, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, लेकिन यहाँ भी देखिए एक लाइन है, लेकिन बीच में एक लाइन यहाँ से ऐसे आ गया, तो क्या किसी में है? ये नहीं है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका सही हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर यहाँ पे जो दिया हुआ है इसमें अगर देखें तो यह प्रश्न आपका मिरर इमेज से पूछा गया है, ठीक है। किससे पूछा है? मिरर इमेज से। तो मिरर इमेज में मैंने बताया कि जो लेफ्ट होता है राइट हो जाता है, जो राइट होता है वो लेफ्ट हो जाता है। ये देखिए इसका मुंह किसकी तरफ है? आपका राइट की तरफ है, ठीक है। अब ये लेफ्ट की तरफ कहाँ पे है? केवल और केवल इसमें हम देखें तो ए में आपका लेफ्ट की तरफ है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर यहाँ पे जो दिया हुआ है अगला, यह आपका दिया हुआ है वाटर इमेज से प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो वाटर इमेज में क्या आता है कि जो ऊपर होता है वो नीचे होता है, जो नीचे होता है वो ऊपर हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या करना है कि सिंपली देखिए जो प्लस का निशान है ये आपका ऊपर है कि नहीं, तो अब नीचे देखिए कहाँ कहाँ पे है, और इसी साइड में आपका नीचे आना चाहिए, ठीक है। तो नीचे इस साइड में कहाँ पे है? आपका बी में है और डी में है, ठीक, पहला ये मिल गया। अब यहाँ पे देखेंगे सेकेंड वाला चीज, तो सेकेंड वाले में हम देखेंगे यहाँ पे क्लियरली कि ये आपका ब्लैक वाला जो है ये ऊपर होना चाहिए, ठीक है, ऊपर होना चाहिए। तो बी और डी दोनों मिल रहा है, ठीक, क्लियर हो बातें। अब हम देखिए जो दिया हुआ है ब्लैक वाला शेड, ठीक है, ब्लैक शेड जो दिया है ये ऊपर होना चाहिए, ठीक है, ये यहाँ पर होना चाहिए आपका। तो ये किस में आपका मिल रहा है? तो ये आपका डी मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 या सॉरी यहाँ पे प्रश्न नंबर 20 दिया हुआ है यहाँ पे कि ये आपका जो आकृति दिया गया है, ये आपका आकृति दिया गया क्या करने के लिए? पेपर को हमको क्या करना है? फोल्ड करना है। इसको पेपर को फोल्ड करिए। पेपर को जब हम फोल्ड करते हैं यहाँ पे देखिए यहाँ से इसको फोल्ड करना है, ठीक है। ये वाला हिस्सा इस बगल में आएगा, ठीक है, क्या करेगा? इस बगल आएगा। जब हम इसको इस बगल करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये आकृति ध्यान से अगर हम देखेंगे ना तो ये भाग जो होगा वह इस पर आकर मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका आधा एक तरफ हो जाएगा, आधा एक तरफ हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग का जो आकृति मिल रहा है वह कौन सा मिल रहा है? तो ये सिंपली आपका बी वाली आकृति मिल रही है आपकी, ठीक है। बी आकृति कैसे मिल रही है कि यानी कि जब हम इस कागज को मोड़ रहे हैं, इस वाले भाग को मोड़ रहे हैं जो ट्रायंगल है, तो आपका यहाँ पे बन जा रहा है, ठीक है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो बी होगा वह सही होगा। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया तो जरूर सेशन को लाइक करिए और अपने मित्रों में सभी को शेयर भी करिए, और हो सके तो अगर सच में अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की क्लासेस आपको बेहतरीन तरीके से मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।